खड़ा अक्टूबर के अंदर में, लेकिन मैं आपको 6 महीने थोड़ा पहले लेके चलता हूँ। जून के अंदर 4 जून को जब से नई सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से ना जाने मार्केट और मार्केट के में भी ऐसा कुछ हो गया कि ना हम सरकारी कंपनीज की ज़्यादा चर्चा करते हैं, ना हम डिफेंसिव शेयरों की बात हो पाती है। अब पहले के मुकाबले रिपोर्ट्स आने कम हो गई, इंटरेस्ट भी छटक गया। वो शायद इस वजह से, क्योंकि जो पॉलिसी या जो शेयरों की जो चाल थी, वो इस सरकार के जो तीसरी बार मोदी 3.0 बना है उससे पहले ज़्यादा हुई। अब ठंडे बक्से में चला गया, ऐसा कुछ फील हो रहा है। आपको भी ये फील हो रहा है सर? देखिए, ये क्लियरली जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे और उसके बाद जो स्टेट्स के भी जो अनाउंसमेंट्स आप देखिए कि थोड़ा सा झुकाव है टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप ये जो स्कीम्स दिख रहे हैं कि जहाँ पर इनकम सपोर्ट और इस तरह की चीजें हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा रुझाव तो दिख रहा है उस तरफ। लेकिन जो फाइनली जो बजट आया उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर काटा नहीं, वो अच्छी बात है। तो देखना पड़ेगा कि वो कितना पिकअप होता है, बिकॉज इस साल क्या हुआ है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्स्ट क्वार्टर का वो काफी जोर से गिरा, बिकॉज उसी वक्त इलेक्शन चल रहे थे। होप है कि अभी अगला जो बाकी का साल है उसमें वो पिकअप होगा। बट ये बात तो सही है कि कुछ हद तक फोकस जो है थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ बढ़ा है, ये जो इलेक्शन उसमें। बट मेरे को लगता है कि ये जो आपने कहा कि ये डिफेंस या जो है उनमें एक्चुअली बड़ा चक्कर ये हो गया था कि वैल्यूएशंस कुछ बहुत ही आसमान छूने लग गए थे। वो मुझे लगता है कि मेजर कारण वो है, और उसके साथ जो थोड़ा बहुत डाउट आने लगा लोगों की केपेक्स में थोड़ा कमी होगा, बिकॉज इलेक्शन के चलते लोग गवर्नमेंट्स का फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ जाएगा। ये सबको जो मिलाव है इसके वजह से आई थिंक इनमें वीकनेस दिखने को दी गई है। आई थिंक स्ट्रक्चरल स्टोरी अभी भी कायम है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग या जो पीएसयूज की ओवरऑल स्टोरी है उसमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक आया है। बट वैल्यूएशंस एक नॉर्मलाइजेशन वाला जो एंगल है वो चल रहा है अभी मेरे हिसाब से। विनोद सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। सर देखिए, हमने अच्छी बातें तो कर ली, बाजार में मौके कहाँ पर हैं और रिस्क क्या क्या है सर? क्या ये इजराइल और लेबनान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है इससे डरना चाहिए? क्या चाइना को लेकर जो ऑप्टिमिज्म पैदा हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत से थोड़े से फंड फ्लोज मूव कर सकते हैं? हालांकि अभी भी हम इमर्जिंग मार्केट के बास्केट को देखेंगे तो भारत का वेटेज चीन से तो ज्यादा ही है। आप रिस्क क्या देख रहे हैं? ये दोनों रिस्क हैं या फिर बाजार पे बड़ा रिस्क ये वैल्यूएशन वाला है? नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा देखिए क्या होता है कि वैल्यूएशन हाई होती है और उसके बाद जब रिस्क इमर्ज होता है तो मार्केट के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि वैल्यूएशंस आप देखा जाए तो सबसे बड़ा रिस्क वैल्यूएशंस ही है, बिकॉज वो आपको कोई कुशन नहीं दे रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके पास कोई कुशन नहीं है कि प्राइसेस को संभालने का। तो वो सबसे बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से कि वैल्यूएशंस बहुत हाई, और स्पेशली कुछ जो स्मॉल कैप्स और छोटे स्टॉक्स जो है, छोटे मार्केट कैप वाले, उनका वैल्यूएशंस एक्चुअली लार्ज कैप से बड़े हो गए। तो लार्ज कैप हमारे हिसाब से रिलेटिवली बेटर हैं। और ये जो आपने दो पॉइंट कहे रिस्क का, कि ये देखिए चाइना वाला एंगल तो क्लियरली हो सकता है, बिकॉज उसमें काफी आउटफ्लो रहा है रिसेंटली और बहुत जोर से ऊपर आया है मार्केट वो, और स्टिमुलस भी स्ट्रांग है। वहाँ की जीडीपी भी जो आईएमएफ की लेटेस्ट आई थी, आपने अगर ऑब्जर्व किया है, वो सबसे ज्यादा रिवाइज अपवर्ड की है। भले वो इंडिया से कम है, बट जो रिविजन्स थे वो जुलाई में जो किया था आईएमएफ ने चाइना की जीडीपी का, वो रिविजन स्ट्रांग थे। तो आई थिंक वो एक क्लियर फॉरेन फ्लोज का एक एंगल हो सकता है क्लियरली। जहां तक मिडिल ईस्ट का हमने देखा है, वो तो देखिए वो एक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट जोन है मेरे हिसाब से। और हमने देखा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन, आपने जैसे रशिया यूक्रेन देखा, एक बार थोड़ा सा रिस्क आया, फिर वो धीरे धीरे वो कॉन्फ्लिक्ट जोन एक आप रोज ही सुनते आए हो, आपको एक तरह से सेंसिटाइज हो जाते हो उससे, और ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है वो। तो जब तक वो लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो ग्लोबल स्केल तक नहीं जाता कि एक क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर की बात हो, या इस तरह की कंट्रीज एक बढ़ जाए, एक कैंप और दूसरा कैंप सामने हो जाए।
तो तब तक आई थिंक एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। ऑयल प्राइसेस में अगर कुछ उछाल आता है वो एक्चुअली रिस्क हो सकता है कि सडनली कुछ बड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन आके ऑयल 100 के ऊपर जाए तो इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसका बड़ा।